नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक पारिवारिक सामाजिक कहानी है। आधुनिक समाज के एक विकार को दर्शाती हुई ये मार्मिक कहानी आप सुन के अपनी राय जरूर दीजिएगा। 2 साल तक रोहिणी की शादी के लड़का तलाशने के बाद नमित के पापा ने मनचाहा दहेज देने के लिए रोहिणी के पापा द्वारा हामी भरे जाने पे शादी के लिए हाँ की, तो एक बेटी के मजबूर पिता के रूप में रोहिणी के पिता रमेश बेहद खुश हुए। अपनी खुददार और समझदार बेटी रोहिणी की शादी नमित के साथ करके रमेश जी अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री समझ लिए और पत्नी के साथ गंगा स्नान को निकल गए। इन सब बातों से बेखबर कि उधर ससुराल में उनकी लाडली उन लोगों के बीच कैसी प्रतिक्रियाओं का सामना कर रही है। शादी में चेहरे मोहरे पे लोगों द्वारा छींटाकशी तो बहुत ही आम बात है, लेकिन पति भी अपनी पत्नी के रंग रूप से संतुष्ट न हो तो पत्नी के लिए लोगों के शब्द बाणों का सामना करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। रोहिणी सोच से बेहद मजबूत किस्म की लड़की थी। तानों उलानों को धीरे धीरे नजरअंदाज करते हुए उसने घर की जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली थी। कुछ महीनों के बाद शादी के पहले शिक्षक के लिए दी गई प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट आया, जिसमें रोहिणी का चयन हुआ और रोहिणी एक शिक्षक बनने की दिशा में आगे बढ़ गई। इस खुशखबरी और रोहिणी के अच्छे व्यवहार से उन लोगों के प्रति घर वालों का नजरिया उसके प्रति बदल गया था। अब नमित भी रोहिणी के साथ खुश रहने लगा था। वैसे भी पैसा अपने अंदर किसी के प्रति किसी का नजरिया बदलवाने का खूबसूरत मादा रखता है, और यही अब उस घर में दिखाई दे रहा था। शादी के 5 साल पूरे होने वाले थे, लेकिन रोहिणी की गोद अभी तक सूनी थी। अब यह बात आसपास और परिवार के लोगों को खटकना शुरू हो चुकी थी और नमित तक भी ये खटकन पहुंचनी ही थी। नमित की माँ इस जिद पर अड़ी हुई थी कि उन्हें तो एक पोता चाहिए ही चाहिए। कहते हैं अगर किसी बात को बार बार सुनाया जाए तो वही बात हमारे लिए सच्चाई बन जाती है। ठीक इसी तरह लोगों के द्वारा रोहिणी की मां न बनने की बात सुनते सुनते नमित को भी लगने लगा कि रोहिणी को तो मां बनना ही चाहिए, और उसके दिमाग में भी पिता बनने की ख्वाहिश गहराई से हावी होने लगी। उसने रोहिणी से बात की और उसे चेकअप के लिए ले गया। रोहिणी की रिपोर्ट नॉर्मल थी। इसके बावजूद काफ़ी कोशिश की गई, फिर भी वो पिता नहीं बन पाया। अब रोहिणी भी नमित पे दबाव डालने लगी कि उसकी भी रिपोर्ट अगर नॉर्मल है तो नमित को भी उसका चेकअप करवा लेना चाहिए। लेकिन नमित उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। वो अपना चेकअप नहीं करवाना चाहता था क्योंकि उसके अनुसार उसके अंदर तो कोई कमी हो ही नहीं सकती थी। माँ चाहती थी कि नमित रोहिणी से तलाक लेकर दूसरी शादी कर ले, तो वो खुलकर माँ की बातों का समर्थन तो नहीं कर रहा था, पर उसका अंतर्मन कहीं ना कहीं माँ की बात को सही कह रहा था। अब एक पिता बनने की ख्वाहिश उसके ऊपर अब हावी हो चुकी थी। धीरे धीरे उम्मीद की किरण भी खोनी सी लगी थी। अब इस घर में सब कोई चुप चुप से रहने लगे थे। खास करके रोहिणी के प्रति सभी का व्यवहार अब कटा कटा सा होने लगा था। घर वालों के रूखे व्यवहार में रोहिणी को काफी ज्यादा चिड़चिड़ा बना दिया था। एक दिन नमित ने रोहिणी को समझाने की कोशिश की। देखो रोहिणी, वंश चलाने के लिए एक वारिस की जरूरत होती है, और मुझे नहीं लगता कि तुम अब इस घर को कोई वारिस दे पाओगी, तो चुपचाप इस तलाक के कागजात पे साइन कर दो। वैसे तुम चाहो तो हमारा रिश्ता पहले जैसा ही रहेगा। हमारा रिश्ता कागज के इन चंद टुकड़ों का मोहताज नहीं होगा, बल्कि हम कानूनी रूप से पति पत्नी तो नहीं होंगे, पर दिल में तो तुम ही रहोगी। मेरे नाम के लिए कागज पे मेरी पत्नी मेरे साथ में कहीं और होगी। मैं अपनी सह कर्मचारी रोजी के साथ शादी करना चाहता हूँ, पर उससे शादी करने का केवल मेरा मकसद औलाद की ही प्राप्ति है। तुम्हें तलाक दिए बगैर मैं उससे शादी कर सकता हूँ। तुम तो जानती हो हम दोनों की सरकारी नौकरी है। अब बिना तलाक दिए शादी कर लिया तो परेशानी में पड़ जाएंगे, हम दोनों की नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी। रोहिणी ने सारी बातें सुनी। उसके बाद उससे कहा, नमित तुम अपना चेकअप क्यों नहीं करवाते हो? मुझे लगता है कमी मुझ में नहीं है, तुम में है। एक बात कहूँ, तुम निहायत ही दोगले इंसान हो। शरीफ बने इस चेहरे के पीछे बहुत ही घटिया और कायर इंसान छुपा हुआ है। कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें किसी भी शर्त पर तलाक नहीं दूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। सारी परेशानियों को सहते हुए भी मैं इसी परिवार में रहूंगी। तुम्हारी दी गई सारी तकलीफों को सहूंगी, पर इसी बेडरूम में रहूंगी तुम्हारे साथ। नहीं, मुझ में कोई कमी नहीं हो सकती, और तलाक तो तुमको देना ही होगा। मुझे इस खानदान के लिए वारिस चाहिए, फिर वो चाहे तुमसे मिले और या फिर किसी और से। तुम सीधे सीधे तलाक के पेपर पे साइन करती हो या नहीं, वरना मैं तुम्हारे परिवार वालों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे पर बदचलनी का आरोप लगाऊंगा और तुम्हारे परिवार वालों को परेशान करने का आरोप लगाऊंगा। नमित के शब्दों का अंदाज बदल चुका था। कुछ दिनों के बाद नमित ने कोर्ट में रोहिणी पे इल्जाम लगाते हुए तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। अब रोहिणी बिल्कुल चुप चुप सी रहने लगी थी, लेकिन तलाक मिलने तक अपने बेडरूम पे कब्जा नहीं छोड़ने के फैसले पे अडिग थी। इस तरह से समय कुछ महीने और बीत गया। कुछ महीनों के बाद पता चला कि रोहिणी मां बनने वाली है। ये खबर मिलते ही नमित ने तलाक की दी हुई अर्जी वापस ले ली।
उसके अगले ही दिन रोहिणी अपना बैग पैक करके मायके चली गई। सारी बातें सुन के माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की कि जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो इस तरह की जिद करना सही नहीं है। अगर आप लोगों को मेरे साथ यहाँ रहना पसंद नहीं है, आपकी बेइज्जती हो रही है, तो मैं रूम लेकर कहीं और रहने चली जाऊंगी। आप लोगों के ऊपर बोझ बन के नहीं रहूंगी। बेटी ने इस तरह की बातें की तो माता पिता दोनों चुप हो गए। अगले दिन शाम को घंटी बजी। रोहिणी ने जब दरवाजा खोला तो सामने नमित था, लेकिन उसकी जवाब की बिना प्रतीक्षा किए वो चुपचाप अंदर आके सोफे पे बैठ गया। तब तक रोहिणी के भी माता पिता आ चुके थे। बात की शुरुआत नमित ने की। रोहिणी, हमारी गोद में एक जल्दी ही खूबसूरत सी संतान आने वाली हो, तो अब तुम ये सब क्यों कर रही हो? जब मैं तुम्हें तलाक देना चाहता था तब तो तुम किसी भी शर्त पे तलाक लेने के लिए तैयार नहीं थी। फिर अब क्या हुआ है? अब तो सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, तो फिर इस तरह की जिद, इसका क्या मतलब है? नमित, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम्हें क्या लगता है ये बच्चा तुम्हारा है? मैं तुम्हें साफ साफ बताना चाहती हूँ, मेरे पेट में पल रहा बच्चा तुम्हारा नहीं है, बल्कि मेरे कलीग सुभाष का है, जो इस तलाक के बाद जल्दी ही मुझसे शादी करने वाला है। तुमने मुझ पर चरित्रहीनता के झूठे आरोप लगाए थे ना, तो मैंने उस लगाए हुए हर आरोप को सच करके दिखा दिया है, और साथ में ये भी दिखा दिया है कि कमी मुझ में नहीं है, कमी तुम में है। तुम एक अधूरे मर्द हो, और तुम्हारी इस कमी की कुंठा तुम जब तक मुझ पे उड़ेलते रहे। विश्वास ना हो तो जाके अपना चेकअप करवा लो, और उसके बाद जितनी चाहे उतनी शादियां करो। तुम तुम्हारे घर में रहते हुए तुम्हारी माँ और बहन द्वारा दिए गए सारे जख्मों को तो मैं भुला देती। बस अगर तुमने मेरा साथ दिया होता। औरत को बच्चा पैदा करने की मशीन मानने वाले तुम जैसे मर्द मेरे तलाक देने के उस फैसले को मेरी एक अदद छत पाने की लालसा समझते रहे। तुम्हें लगता था कि मुझे छत नहीं मिलेगी, बस इसीलिए मैं तुम्हें तलाक नहीं दे रही हूँ। पर मैं उसी छत के नीचे रहकर उस आँच से, उस अत्याचारों की आँच पे तप कर सोना बन गई और अंदर से मजबूत हो गई। मुझे ऐसे में ही एक सहारा मिला, सुभाष के कंधों का। उसने सही मायनों में मर्द बन के दिखाया और सही मायने में मुझे औरत बनने का मौका दिया। अब तुम्हारे द्वारा लगाए गए उन झूठे आरोपों को मैं सच्चा साबित करके तुमसे तलाक ले लूंगी और तुम्हें मुक्त कर दूंगी इस अनचाहे रिश्ते से। तुम्हें अपनी मर्जी से शादी करने के लिए जो तुम्हारे खानदान को वारिस दे पाए, जो मैं तुम्हें नहीं दे पाई, तुम जा सकते हो, कोर्ट में मिल लेते हैं। नमित के उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर रोहिणी उठकर अपने कमरे में चली जाती है। नमित के पास अब कोई शब्द नहीं थे कहने के लिए। नमित भी चुपचाप वहां से चला जाता है। आप लोगों को हमारी ये सारी कहानियाँ कैसी लगती है, आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।